दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जैसे कि भविष्य की गणना कई तरह से पता लग जाती है, खासतौर से बात करें चुनावी नतीजों की। वो गणना पता लग जाती है जब सट्टा बाजार अपना रुख बदलते हैं, और इसी तरह की गणना तब पता लग जाती है जब तमाम तरह के सर्वे सामने आने लगते हैं। जैसा कि इस बार हुआ भी, एक सर्वे कंपनी ने जब ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पार्टी को लेकर के वो आश्वस्त इस बार नहीं है, तो उनको अपना ट्वीट भी डिलीट करना पड़ गया था। खैर, वो एक बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज का मूड ये बता देता है कि इस देश में अब स्थिरता रह रही है सरकार को लेकर, या फिर स्थितियां अस्थिर हो रही हैं। हमारे सामने भी एक तस्वीर जो आने लगी है वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज का मूड जो है वो बदल रहा है। बार बार फ्लक्चुएशन ये कह रही है, कहीं ना कहीं अभी स्टॉक एक्सचेंज को ये विश्वास नहीं कि प्रधानमंत्री वही रहने वाले हैं। हमारे साथ आर्थिक खोजी पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, जो कि इन बारीकियों को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज के इस मूड को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि ये बदलाव अगर होगा या ये बदलाव स्टॉक एक्सचेंज में दिख रहा है तो ये कितना बड़ा इंडिकेशन है और इसे कितना विश्वास किया जाना चाहिए। राजीव जी, थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत ठीक नहीं है बट यू आर ज्वाइनिंग द शो। हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। बड़ा सवाल ये है राजीव जी कि मैं जो सवाल अभी कर रही थी कि कैसे विश्वास करें, स्टॉक एक्सचेंज के मूड को सरकार की स्थिरता से कैसे जोड़ा जा सकता है? विनीता जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बेसिक फंडामेंटल, कि स्टॉक मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बेसिस पे नहीं चलता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जियो पॉलिटिक्स से लेके तो जो कंपनीज हैं वो कितना प्रॉफिट बना रही हैं, उनका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है वो कैसी पॉलिसीज बना रहा है, इन्फ्लेशन के डाटा क्या है, एम्प्लॉयमेंट के डाटा क्या है, सिस्टम में लिक्विडिटी कितना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि स्टॉक मार्केट का मूवमेंट कैसे होगा। किंतु पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट निरंतर नीचे की दिशा में बढ़ रहा है, और उसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, एफआईआईज, वो इस देश से पैसा निकाल रहे हैं। अभी तक 2 महीनों के अंदर में, यानी जब से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, $3.6 बिलियन, यानी अगर 80 रुपए का मैं एक डॉलर समझूं तो करीबन 26,000 करोड़, 26 से भी ज्यादा 28,000 करोड़ रुपए जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं। अब वो पैसे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो ना बने इस इलेक्शन के बाद में। स्टेबल गवर्नमेंट ना बने का मतलब ये है कि जैसे 2014 और 2023 में एक ही पार्टी को 272 से ज्यादा सीटें मिली थी और मतलब एक ही पार्टी की सरकार थी, उसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। खिचड़ी सरकार, मिली-जुली सरकार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। इसके कारण से स्टॉक मार्केट ने धीरे-धीरे रिएक्ट करना अभी शुरू किया है। अब आप इस बात को समझिए कि इलेक्शन के पहले जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए थे, वो सारे ओपिनियन पोल्स ने 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को दिया। सी वोटर और एबीपी ने सबसे कम 373 सीट्स दिया था, और वहीं जहां तक मुझे याद आ रहा है जी न्यूज ने कुछ 394 सीट्स दिया। तो इस तरीके का जो रेंज है, यानी 370 से 400 के बीच में ये अलग अलग ओपिनियन पोल्स ने दिखाए थे। फर्स्ट 3 फेजेस में 194 सीट्स थी लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए अलायंस की। अभी तक 284 सीट्स पे इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 194 सीट जो है वो इन लोगों ने जीती। इस बार ऐसा दिख रहा है कि वो दूर दूर तक उस आंकड़े को ये छू नहीं पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो है वो भी क्या करता है, जैसे बैलेंस शीट में 2 खाने होते हैं, एसेट और लायबिलिटी, वैसे स्टॉक मार्केट भी देश के गवर्नमेंट को एज एन एसेट देखता है या एज एन लायबिलिटी देखता है। अभी तक जो स्टॉक मार्केट नरेंद्र मोदी को एसेट समझ रहे थे, वो पता चल रहा है कि भाई वो तो एसेट है ही नहीं। वो इस देश के लिए जो है, मतलब मोदी मैजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ये एक मीडिया का बनाया हुआ हवा था, ओपिनियन पोल्स का बनाया हुआ एक हवा था। और ये मोदी मैजिक जो है ये पूर्णतः जो है विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और ये नजर आ रहा है
कि ये दूर दूर तक जो है ये अपने पुराने आंकड़े को छू नहीं पाने वाले हैं, तो स्टॉक मार्केट एक शॉक स्टेट में है, एक शॉक स्टेट में है और धीरे 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 जो है वो उसके ऊपर में रिएक्शन अपना शो कर रहा है। पर जैसे कि कहावत है कि जब मार्केट बढ़ता है तो वो सीढ़ियों से बढ़ता है, पर जब मार्केट गिरता है तो वो लिफ्ट की तरह नीचे जाता है, बहुत ही तेजी से नीचे जाता है। तो अभी तक हमको बहुत तेजी से नीचे जाता हुआ नजर नहीं आया। 800 साढ़े 800 पॉइंट ही ऑल टाइम हाई से नीचे है मार्केट। मुझे लगता है यहां से यदि गवर्नमेंट नहीं आती है तो यहां से काफी नीचे जाने के चांसेस है मार्केट के। जी विनीता जी। राजीव जी, यहाँ पर आपने सिचुएशन तो पूरी बता दी कि किस तरह से ये स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में आने लगा है आमतौर पर इन दिनों कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि मोदी सरकार मैनेज कर लेती है, स्पेशली जब देश के 40% फंडिंग, देश का जो पैसा है वो उन 22 कॉर्पोरेट्स के पास है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करना उस तरह से कितना आसान होगा फिर इनके लिए, इसको भी तो वो फ्लोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की संरचना समझनी होगी, मतलब स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट का। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में आप समझिए आज की डेट में 44 से 45% के आसपास में जो है प्रमोटर्स जो हैं वो होल्डिंग्स जो है उनका होल्डिंग है। 19 से 19.5% के आसपास में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है और 18% के आसपास में म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनकी होल्डिंग है। ठीक है, बाकी रिटेल और इंश्योरेंस कंपनीज और इन सब के बीच में विभाजित है। तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं जो 19 से 19.5% है, ये एक बहुत बड़ा चंक है। आप समझिए यदि इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप अगर 400 लाख करोड़ के आसपास में है तो उसका 1/5 लगभग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो होल्ड करते हैं। ठीक है, तो उसका तो यानी 400 लाख करोड़ का आप निकाल लीजिए कि कितना होता है 20%, मेरे ख्याल से 80 लाख करोड़ के आसपास में होगा जी। तो 80 लाख करोड़ के माल में तो अभी तक इन्होंने सिर्फ 28,000 करोड़ ही बेचा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेलिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर इनको दिखे कि इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ रही है तो पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, स्टॉक मार्केट या मार्केट कमेंटेटर्स या ओपिनियन पोल्स या इनफैक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो और गोदी मीडिया के भी जो लोग हैं उन्होंने इस बात को सरे से पता नहीं क्यों नजरअंदाज किया शुरू से कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। मैं आपको हिस्टोरिकल एविडेंस देना चाहता हूं। देखिए, इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी और 1974 यानी 8 साल तक आते आते उनको लगा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। आप देखिए 1971 में इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस को 352 सीट्स मिली और जब इन्होंने 1977 में इलेक्शंस किए तो इनकी सीट 352 से घट के सिर्फ 194 यानी 198 सीट्स इन्होंने लूज। यही सेम चीज 2009 में आप देखिए, मनमोहन सिंह जो है उनकी सीट थी 206 यानी कांग्रेस की सीट थी 206 जो घट के 44 पे आ गए। यानी 2004 से 2014 के बीच में एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग थी कि 206 से 44 पे आ गए। सेम इंदिरा गांधी के साथ साथ भी हुआ। तो क्या कारण है कि ये मोदी के साथ ना हो, ऐसा क्यों मान लिया? भाई एंटी इनकम्बेंसी यदि इंदिरा गांधी के साथ 10 साल की हो सकती है, यदि मनमोहन सिंह सरकार के साथ हो सकती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ में क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी हो? ये क्यों नहीं हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो थे उसको क्यों नहीं ओपिनियन पोल या मीडिया के लोगों ने या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन लोगों ने या मतलब जो बड़े बड़े मार्केट कमेंटेटर्स हैं इन्होंने इस चीज को क्यों नजरअंदाज किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो आपको डाटा और फिगर्स देके ये चीज बताया। जहां तक मुझे लग रहा है 303 की जो इनकी सीट थी, कम से कम जो है 80 से 100 सीट ये कम होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। एनडीए जो है वो 250 के आसपास में निपट जाने वाली है। सरकार बनाना बहुत डिफिकल्ट मुझे दिख रहा है और उसी का रिएक्शन जो है, जैसे मुझे डिफिकल्ट दिख रहा है ऐसी मार्केट्स में बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कि सरकार बनाना काफी डिफिकल्ट है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जी विनीता जी।
राजीव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज की इस तरह की दशाएं रहती है, इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं, तो ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज को देखते हुए क्या लोगों को अब फाइनली ये कयास लगाना चाहिए कि मोदी सरकार जा रही है? देखिए, मुझे मालूम नहीं कि आप लोग स्टॉक मार्केट को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हो। स्टॉक मार्केट अभी तक उतना गिरा नहीं है जितना मतलब इसको मोदी सरकार नहीं आएगी तो गिरेगा, है ना। पर मोदी सरकार नहीं आ रही है, इसके तो सबूत नमूने जो मैंने आपको बताया, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है। पहली बात, इसको नजरअंदाज किया गया। दूसरी बात, आप देखिए मोदी जी के भाषणों का स्तर कैसे गिर, वो जो बौखलाहट है वो भी बहुत सारी चीजों को बयां करती है। तीसरी, आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है, ये मुद्दा बना दिया गया कि इस देश को नरेंद्र मोदी चाहिए या इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। ये 2024 का इलेक्शन जो है, ये लड़ाई जा रहा है इस मुद्दे पे। जिन लोगों को नरेंद्र मोदी चाहिए, वो हिंदू और हिंदुत्व और 370 और इस तरीके की तमाम बातें कर रहे हैं। जिन लोगों को नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, वो बता रहे हैं कि किस हद तक इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, किस हद तक इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, किस हद तक इस देश में महंगाई बढ़ गई है कि पेट्रोल 100 के पार हो गया, 1000 के पार सिलेंडर चला गया, तभी भले उन्होंने रेट कम किए। ठीक है, तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। इसीलिए मिडिल क्लास के वोटर्स जो है, जो यूजुअली बहुत भारी तादाद में नरेंद्र मोदी या भाजपा को वोट करते थे, वो लोग बाहर निकल के वोटिंग ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग बाहर जाके वोटिंग नहीं कर पाने के कारण इनका मत प्रतिशत गिर रहा है। मुझे बहुत हंसी आती है कि जब मैं सुनता हूं पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों को ये बोलते हुए कि यदि मत प्रतिशत कम हो रहा है तो हम ये कैसे मान ले कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर्स नहीं निकल रहे। देखिए, इसका सबसे छोटा बेसिक जो समझने वाली बात है, एविडेंस है, वो ये है कि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी के पास में आर्थिक संसाधन, रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज ये नहीं है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है कि वो घर से जा जाके लोगों को वोटिंग सेंटर तक लेके आए। तो यदि वोटर्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये तो मान के ही चलना चाहिए कि भाई अपोजिशन पार्टी जो है वो असमर्थ पहले से ही थी। तो जो भी उनके वोटर्स आ रहे हैं वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। किंतु यदि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो इससे क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है कि जिस पार्टी के पास में फाइनेंशियल मसल पावर थी, जिसके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज थी, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज थी, वो भी असफल हो रही है वोटर्स को बाहर निकालने। दूसरी चीज, संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म किया जाएगा, इस बात को लेके बहुत बड़ा जो है वो एससी एसटी कम्युनिटी निकल के वोटिंग कर रही है। माइनॉरिटीज को आपने वैसी हाशिए पे डाल दिया है, तो ये लोग निकल के वोटिंग कर रहे हैं क्योंकि इनके अस्तित्व की लड़ाई है। तो ये समझना कि और ये कहना कि भाई वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी को ही नुकसान नहीं हो रहा, सभी को नुकसान हो रहा है, ये गलत बात है। मेजर जो लॉस है वो बीजेपी का लॉस है। ये सरकार नहीं आने वाली, ये 19 अप्रैल को ही जब वोटिंग परसेंटेज आया था तभी मुझे क्लियर हो गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के फाइनेंशियल रिसोर्सेस होने के बावजूद भी अपने लोगों को वोटिंग करने के लिए बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो आप ये मान के चलिए कि खिचड़ी सरकार 4 जून को हमको नजर आएगी, खिचड़ी सरकार बनती हुई नजर आएगी। जी विनीता जी। राजीव जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये इस आंकलन के अलावा भी तमाम तरह की स्थितियां आप दिखाने लगी हैं, किस तरह से बीजेपी का ग्राफ जो है वो गिर रहा है। बीजेपी के नेता तमाम अब चिंता में हैं। उसके बावजूद भी अगली चर्चा आपके साथ करेंगे आगे, जिसमें एक बड़ा अहम सवाल रहेगा कि इस बार चुनाव प्रचार में सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा है। तमाम मोदी की जो फौज थी वो इस वक्त उस तरह की सुर्खियां भी नहीं बटोर पा रही है, ना टीवी चैनल पर उतना स्पेस ले पा रही है। उसकी क्या वजह है, यही हम आपके साथ अगली चर्चा में इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।